भारत का एक बड़ा सपना है, एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना। लेकिन ये सपना सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों से तो पूरा नहीं होगा ना, है ना। इसके लिए कुछ और भी चाहिए। तो आज हम उन्हीं बारीकियों में उतरेंगे, वो छोटी छोटी बातें समझेंगे जो इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए जरूरी हैं। सोचिए, बिल्कुल जीरो से एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाना, ये कितना बड़ा काम होगा। बात सिर्फ चमचमाती बिल्डिंग्स की नहीं है, असली खेल है नियमों का। ऐसे नियम, ऐसी पॉलिसीज जो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स को यहां आने पर मजबूर कर दें। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे जीएफटी सिटी के बड़े सपने की, फिर उन रुकावटों को देखेंगे जो इसकी स्पीड कम कर रही हैं। इसके बाद डिलॉयट के बताए 4 जरूरी सुधारों पर गौर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस ग्लोबल रेस में भारत के लिए दांव पर क्या लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये गिफ्ट सिटी है क्या भला? ये है भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, या कहें आईएफएससी। और ये समझिए कि भारत के आर्थिक सपनों का सेंटर पॉइंट है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा माहौल बनाना जो बिजनेस के लिए एकदम आसान हो, नियम कानून इतने आधुनिक और प्रोग्रेसिव हो कि ये दुनिया के जो बड़े बड़े स्थापित फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनको सीधी टक्कर दे सके। इसे समझने का एक बढ़िया तरीका है। सोचिए, ये एक नई फॉर्मूला 1 टीम है जिसके पास एक वर्ल्ड क्लास कार है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी गाड़ी तो जबरदस्त है, लेकिन रेस जीतने के लिए इंजन की परफेक्ट ट्यूनिंग चाहिए। और यहां पर वो इंजन क्या है? वो है नियम कानून। तो चलिए देखते हैं कि इस इंजन में कौन से पेच कसने की जरूरत है। अब सपने तो बड़े हैं, लेकिन रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर भी हैं। इन्हें हम कह सकते हैं टैक्स की असमानताएं और कंप्लायंस की मुश्किलें। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो गिफ्ट सिटी को अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने से रोक रही हैं। देखिए, यहाँ एक अजीब सी कहानी है। एक तरफ हैं इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स या आईबीयूज। ये अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं तो मुनाफे पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स। दूसरी तरफ हैं ब्रोकर डीलर्स और फाइनेंस कंपनियां। ये भी ठीक वही प्रोडक्ट बेच सकती हैं, लेकिन इन्हें कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। सोचिए, एक ही काम के लिए 2 अलग अलग नियम। यही वो सबसे बड़ी मुश्किल है जो चीजों को उलझा रही है। तो अब सवाल ये है कि इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसका एक रोड मैप भी है। डिलॉयट ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में आने वाले बजट 2026 के लिए 4 बहुत जरूरी सुधार सुझाए हैं। एक तरह से एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। और ये 4 सिफारिशें क्या हैं? पहला, टैक्स में बराबरी लाना। दूसरा, GAAP नाम के नियम से छूट देना। तीसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों को ठीक करना। और चौथा, TDS का बोझ हटाना। और इन चारों का एक ही मकसद है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को टैक्स को लेकर एक पक्का भरोसा देना, एक सर्टेनिटी देना। तो पहला सुधार बिल्कुल सीधा और सरल, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाओ। यानी जो टैक्स छूट बैंकों को मिल रही है वही छूट ब्रोकर डीलर्स और फाइनेंस कंपनियों को भी दो। बात खत्म। सबको एक ही तराजू में तौलना जरूरी है। और जैसा कि डिलॉयट इंडिया के पार्टनर विजय मणि कहते हैं, गिफ्ट सिटी का कद और बढ़ाने के लिए बजट में कुछ टैक्स और रेगुलेटरी सुधारों पर सोचा जा सकता है। मतलब साफ है, कोई पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्मार्ट टारगेटेड बदलाव करने होंगे। इससे नियम सबके लिए बराबर हो जाएंगे और ज्यादा बिजनेस भारत आएगा। चलिए अब दूसरे सुधार पर आते हैं जो GAR से जुड़ा है। अब ये GAR क्या है? इसका पूरा नाम है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। आसान भाषा में कहें तो ये टैक्स अधिकारियों के हाथ में एक हथियार है, ये देखने के लिए कि कोई कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए तो कोई तिकड़म नहीं कर रही। तो सिफारिश ये है कि गिफ्ट सिटी को GAAR से बाहर रखा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ की कंपनियां पहले से ही IFSCA के कड़े नियमों के दायरे में हैं। उनके असली ऑफिस हैं, असली कर्मचारी हैं, मतलब वो सिर्फ कागज पर नहीं हैं। तो जब पहले से ही इतनी निगरानी है तो ऊपर से GR लगाना एक तरह से बेवजह है, और इससे इन्वेस्टर्स के मन में एक अनिश्चितता, एक डर बना रहता है। तीसरा सुधार थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। यह जुड़ा है ट्रांसफर प्राइसिंग से। अब सोचिए, एक कंपनी को GIFT सिटी में 100% टैक्स हॉलिडे का वादा किया जाता है, मतलब कोई टैक्स नहीं। लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग के एक नियम की वजह से हो सकता है कि उसी कंपनी को भारत में टैक्स देना पड़ जाए। ये तो वही बात हुई कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया।
और जैसा कि डिलॉयट इंडिया के पार्टनर रसल गेटोंडे कहते हैं, इससे बेवजह के केस मुकदमे बढ़ सकते हैं और आईएफएससी यूनिट्स को दी गई टैक्स की निश्चितता पर दुनिया का भरोसा कम हो सकता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर ग्लोबल फर्म्स को ये लगेगा कि यहाँ के वादे पक्के नहीं हैं, तो वो अपना पैसा यहाँ क्यों लाएंगी? और अब आते हैं चौथे और आखिरी सुधार पर। ये है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लेकर। फिलहाल होता ये है कि गिफ्ट सिटी की यूनिट्स को जब कोई पेमेंट की जाती है तो उस पर टीडीएस कटता है। इससे बेवजह का कागजी काम और सिरदर्द बढ़ जाता है। तो सिफारिश ये है कि जब इन यूनिट्स की इनकम पहले से ही टैक्स फ्री है तो उन पर टीडीएस का झंझट क्यों रखा जाए। इसे हटा देने से कंप्लायंस का बोझ बहुत कम हो जाएगा, बिजनेस करना आसान होगा और गिफ्ट सिटी का जो लक्ष्य है, एक फ्रिक्शनलेस यानी बाधा मुक्त माहौल बनाने का, वो भी पूरा होगा। इससे रेगुलेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब इन चारों सुधारों को एक साथ देखें। सवाल ये है कि इन सबको करने का फायदा क्या है? आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इन सब का निचोड़ एक शब्द में है, सर्टेनिटी यानी निश्चितता। ग्लोबल फाइनेंस का पूरा खेल ही भरोसे और प्रिडिक्टेबिलिटी पर चलता है। जब निवेशक अपना पैसा लगाते हैं तो उन्हें यह भरोसा चाहिए कि नियम रातों रात नहीं बदल जाएंगे। ये 4 बदलाव लागू करना दुनिया को यही सिग्नल देगा कि गिफ्ट सिटी बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद और स्थिर जगह है। और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ आने के लिए आकर्षित होंगे और तब गिफ्ट सिटी दुनिया के दूसरे बड़े ऑफशोर सेंटर्स का एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। मतलब इन सुधारों से उस फॉर्मूला 1 कार का इंजन ट्यून हो जाएगा और वो रेस जीतने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सवाल ये नहीं है कि क्या गिफ्ट सिटी अगला बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है। पोटेंशियल तो पूरा है। असली सवाल ये है कि क्या इन जरूरी सुधारों को लागू करने की इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी। ब्लूप्रिंट सामने है, रास्ता साफ है। अब देखना यह है कि भारत इस मौके को भुनाकर ग्लोबल फाइनेंस की रेस में अपनी जगह बना पाता है या नहीं।